Hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching Wise with Suchi, where I'll discuss how to become a Sarkari Naukar like me. I'm a grade C stenographer in Ministry of Home Affairs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे योर मोस्ट आस्क्ड कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ द वर्ड, सेकंड थिंग कि ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर और ऑफलाइन क्लासेस आर बेटर, थर्ड कि इम्पोर्टेंट वॉल्यूम कौन से हैं, चौथा कि मिस्टेक क्राइटेरिया क्या है, एंड पांचवा कि पेन यूज़ करना है कि पेंसिल यूज़ करना है। तो ये 5 है और मेरी तरफ से मैं आपको 5 सजेशंस दूंगी अगर आपको इस बार 2025 वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड डू नॉट एवर ट्राई टू स्किप दिस वीडियो और इसे एंड तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कि सर कैलाश चंद्रा का सबसे इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है कौन सा। तो देखिए, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन करके जाएंगे और उसमें से आ जाएं। देखिए, अगर आपका सीन मैटर एग्ज़ाम में आता है तो वो आपकी लक या फिर आपकी हार्डवर्क की वजह से आ रहा है, ये नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। हाँ, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप रेलवे से पढ़ के जा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमी। तो मतलब मुझे लगता है कि आप ये टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम कौन सा है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट और मतलब ये पता करना भी मुश्किल है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं भी पढ़ाई करती थी तो मैं भी ऐसे स्क्रॉल करती रहती थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ सर कैलाश चंद्रा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 1 to 5 मतलब जब जैसे कोचिंग में जो कराया जाता था वो तो उनका था ही, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैंने सबसे पहले 1 to 5 मतलब मैंने 5 इधर कर लिए थे, फिर 11 से 15 तक कर लिए थे मैंने 5 इधर, फिर मैंने 18 से लास्ट तक कर लिया था, मतलब पूरा मिला के 15। और वो भी जैसे कि ऐसे मैं एक रैंडम डिक्टेशन उठाती थी, जैसे कि पहले मैगज़ीन का तो मैं 7वां उठा लेती थी ऐसे करके और टिक मार दी जाती थी, मतलब उसके वर्ड्स कर दी थी और डिक्टेशन लिख के मैं उसको टाइप भी मोस्टली नहीं करती थी, क्योंकि टाइप करने के लिए तो मेरे पास मैं कोचिंग में जाती थी और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो मैं दोनों टाइम कोचिंग जाने लगी थी, मतलब कि 2 डिक्टेशंस लिखने लगी थी। उसके पहले मैं एक डिक्टेशन लिखती थी मतलब कोचिंग में, और एक घर पे टाइप करती थी, वो भी मोस्टली सर ही हमें भेजते थे 80 WPM वाला, तो ऐसे में करती थी। तो देखिए, आप भी अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट है, आप बस एक काम कीजिए कि जो भी वॉल्यूम आपने शुरू किया है, ध्यान रखिए कि अगर उसमें से कोई भी डिक्टेशन आ जाता है कभी तो आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, इतनी बार उसे प्रैक्टिस करें, चाहे वो सीन हो चाहे अनसीन हो। मतलब एग्ज़ाम में आपको ये वाला दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये मैटर अनसीन है, आपको बस वर्ड से मतलब है, अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो तुरंत लिख जाइए। अच्छा, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब मैं एकदम परेशान हुई रहती थी कि सीन अनसीन। और 1 महीने तक तो मुझे इस बात पे अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ा था कि नहीं, तुम अनसीन भी लिख सकती हो अब, मतलब इतनी मैं डिफिडेंट फील कर रही थी। तो आप लोग भी इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, अगर आपको ऐसा सेम फील हो रहा है तो ये सबको फील होता है, सीन अनसीन का मैटर सबको मतलब प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो परेशान मत होइए और प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी एक डिक्टेशन उठाइए, उसे खूब बढ़िया से लिखिए कि अगर वो कभी भी आपकी फ्यूचर में आ गया, एग्ज़ाम में आ गया, तो आपका पेन वहाँ पे ना रुके। ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर और ऑफलाइन क्लासेस आर बेटर। तो देखिए, अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे एक स्किल सीख रहे हैं, आप कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में आप जाके, मतलब क्योंकि आपने ये बचपन से पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, आप अगर ऑनलाइन पढ़ भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बेस्ट होता है, आप ऑनलाइन ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक स्किल सीख रहे हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स बड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में। अगर आपने छोटा सा एक ही जगह पे वो ऊपर डॉट लगाने की जगह नीचे डॉट लगा दिया है, या फिर अगर आपने पी का थोड़ा स्ट्रोक ऐसा ना करके ऐसे कर दिया है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है और आपका मिस्टेक इससे बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो इनिशियल लर्निंग है आप किसी ऑफलाइन क्लास से करें, और जब आप थोड़ा सा मतलब हो जाते हैं, थोड़ा मतलब इनिशियल स्टेज से थोड़ा डेवलप्ड में आ जाते हैं, मतलब कि थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं इस मामले में, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, जैसे कि अगर रिज़ल्ट आ गया है, जैसे अभी आंसर किया जाएगा, तो अभी आप 1-2 महीने
मैं ये बिगिनर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो थोड़े से एडवांस हो चुके हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो 1-2 महीने आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का लास्ट का 1 महीना बचे तो आपको कोचिंग ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग जाने से ही आपको जो खटखट कीबोर्ड की आवाज़ सुनाई देती है बच्चों के साथ, वो फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एग्ज़ाम में नर्वस हो जाओगे। अच्छा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। मेरी कोचिंग में एक भैया थे, वो पहले जैसे जब उन्होंने सीबीटी दिया था तो वो 2-3 महीने तक अपने घर से ही किया था उन्होंने। तो वहाँ पे उनके मिस्टेक्स लगभग मतलब यही 30-40 ही आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कोचिंग में आना स्टार्ट किए उनके मिस्टेक्स बढ़ के लगभग 100 के अराउंड चले गए थे, या वो कोई भी स्पीड हो। तो इसका मतलब है कि घर पे वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, वहाँ पे आपको किसी भी डिस्ट्रैक्शन से मतलब कोप अप नहीं करना होता है, लेकिन कोचिंग में आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे विच इज़ वेरी नेसेसरी अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसीलिए अभी 1-2 महीने के लिए अगर आप एक बढ़िया से स्टेज में हैं तो आप घर पे लिख लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के 1 से 2 महीने पहले आप ज़रूर कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। और जिन बच्चों को अभी ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं मिल रहा है तो देख लीजिए ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऐसा लीजिए जिसमें आपकी जो टीचर हो वो आपके स्ट्रोक्स को अच्छे से देख पाएँ, क्योंकि स्ट्रोक्स अभी अगर आप पीबी को टीडी बनाएंगे ना तो पूरी मतलब जब तक आप बनाओगे तब तक गलत ही बनाओगे, कभी सही नहीं बना पाओगे। इसीलिए जो भी टीचर चूज़ करिए वो आपकी स्ट्रोक्स पे काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्वेशन करें और आपको सही सही चीज़ें बताएं। और तीसरी क्वेश्चन है ये है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ द वर्ड्स। तो इसके लिए देखिए कोई ऐसा शॉर्ट सा नियम नहीं है कि अगर आप इतना पढ़ डालेंगे तो आपका ये कैपिटल वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। देखिए आप जो भी डिक्टेशन टाइप कर रहे हैं उसमें 1000 वर्ड्स होते हैं, कितना याद करोगे आप। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने ज़्यादा आप वॉल्यूम्स कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा डिक्टेशंस को आप टाइप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा डिक्टेशन को आप टाइप कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे ही बेटर होगा ये। और 2-3 चीज़ें ध्यान रख लीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट हो गया या स्पेसिफिक चीज़ जो आपको लग रहा है कि थोड़ा ऑफिशियल है, या फिर प्रॉपर नाउन तो ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब दिल्ली अमेरिका ये सब आ गया तो ये सब तो होगा ही। और हाँ, प्रॉब्लम वो करता है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सारी चीज़ें जो आपने अपनी रोज़ दैनिक जीवन में नहीं सुना होता है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप डिक्टेशंस टाइप कीजिए जब आपको लग रहा है कि कोई नया वर्ड आज आपको कैपिटल का मतलब मिला है, तो आप उसको अपनी एक कॉपी में या फिर जिस कॉपी में आप प्रैक्टिस करते हैं उसको सबसे आगे लिख लिया करिए। और रोज़ लिखने से पहले मतलब रोज़ जैसे मॉर्निंग में डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको देख लिया करिए। ये रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा दे दूँगी जो मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, कहीं तो देखा था मैंने, तो मैं आपको दे दूँगी, आप देख लेना कि कौन सा मतलब कैपिटल रहेगा कौन सा स्मॉल रहेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कि पेन यूज़ करें कि पेंसिल यूज़ करें। तो देखिए अगर आप एक बच्चे हैं, मतलब एक बिगिनर हैं जो अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक पेंसिल यूज़ करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उस पेंसिल के साथ इरेज़र लेके मत बैठ जाइएगा कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप गुचड़ पुचड़ करके मिटा दे रहे हैं। ये सब करने का टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा और इन सब की हैबिट आपको अभी से हटानी रहेगी। इसीलिए कभी भी कोचिंग में जा रहे हैं या फिर क्लास कहीं भी कर रहे हैं तो इरेज़र लेके मत बैठिए। गलत हो रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, लेकिन गलत मिटाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि पेन आप जब जैसे बुक आपकी ख़त्म हो चुकी है आप तब पेन से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पेंसिल में एक दिक्कत होती है, जब तक आप इनिशियल स्टेज में इट इज़ वेरी गुड, लेकिन जैसे ही आप बढ़ते हैं एग्ज़ाम में जाते हैं थोड़ा आपकी पेंसिल को बहुत सारा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी निब टूट सकती है। ऐसा मेरे साथ हुआ था 2023 में, जब मैं अभी उस टाइम बिगिनर थे, मेरा बुक ख़त्म हुआ था, तो मैं गई एग्ज़ाम में, मेरी इतनी ज़्यादा नर्वस थी मैं कि मेरी पेंसिल की निब टूट गई थी वहाँ पे, और मैं मतलब चेंज भी नहीं कर पाई थी। मैंने उसी टूटी फूटी पेंसिल से जैसे भी करके लिखा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप जैसे ही आपका बुक ख़त्म होता है थोड़ा पेन पे स्विच कर लीजिए। पेन जो है सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। और एक चीज़ इस बार आया था कि आपको पेन ले जाना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पेन ले जा सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंट वाली पेन आती है, मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगी, अभी है नहीं और शुभम मतलब नहीं है, तो फिर आप वो वाला पेन यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा।
क्योंकि देखिए अभी सीबीटी में इनकी इतनी हालत ख़राब है, इतनी पतली पतली से पेन दिए हैं जिससे हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। वो शॉर्ट हैंड है जो कि मेनली पेन पे ही बेस्ड होता है कि आप पेन कितना अच्छे से आपका पेन का ग्रिप बैठ रहा है। तो आप ये कर सकते हैं, आप पेन अभी आप पेंसिल से लिखिए, उसके बाद जैसे जैसे आपकी लेवल इंक्रीज़ होती है आप धीरे धीरे पेन पे स्विच करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है कि पेन फिसलने लगता है, तो मेरे साथ भी होती थी भाई। तो मैं बहुत घबराती हूँ, मैं एग्ज़ाम में प्रेशर झेल ही नहीं पाती हूँ। तो मेरे भाई ने एक नया तरीका ढूंढा था, जैसे कि ये पेन है, ये पेन का निब है, तो वो उसने चाकू से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा घिस दिया था जिससे एक बढ़िया सा ग्रिप बन जाए। तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा चाकू से रगड़ देंगे तो थोड़ा सा वो दरदरा हो जाता है, वहाँ पे आपका ग्रिप प्रॉपर बैठ जाएगा। और ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है। मैंने मतलब जब से अप्रैल मार्च से हमें पसीना होना स्टार्ट हो गया था, कितना भी एसी में बैठे रहो, आपको हॉल में तो एसी भी नहीं मिलती है, तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ मिस्टेक क्राइटेरिया फॉर एसएससी स्टेनो एग्जामिनेशन। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कितने परसेंटेज एरर्स अलाउड होते हैं इस एग्जामिनेशन में। पहले हम ग्रेड डी की बात करते हैं। तो अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, EWS OBC SC ST, तो आपके लिए 10% एरर्स अलाउड है, मतलब 80 मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी ऑब्वियसली जनरल से हैं तो आपको 7% ही छूट मिलेगा बस। अब हम ग्रेड सी की बात करते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 7% एरर्स अलाउड है। और अगर आप जनरल से हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको सिर्फ 5% एरर्स करने की छूट है, मतलब आप सिर्फ 50 गलतियां कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुई तो यू विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैं अब आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि मिस्टेक क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सच में मैं याद तो नहीं कर सकती इतना बड़ा सा। मैं आपको यहाँ से एक बड़ा सा PDF देती हूँ, आप पढ़ते रहिए, मैं आपको यहाँ पे सुना देती हूँ। तो देखिए, जो फुल मिस्टेक सबसे पहले बात करेंगे कि एवरी ओमिशन। अगर आप जैसे एक कोई सेंटेंस है, ही इज़ अ बॉय, तो अगर आपने इसमें इज़ नहीं लिखा है तो आपकी इसमें एक मिस्टेक कटेंगे। सब्स्टिट्यूशन, अगर आपने ही इज़ अ बॉय की जगह ही वॉज अ बॉय लिख दिया तो यहाँ पे आपकी भी एक मिस्टेक करेंगे। एक मतलब एक ओमिशन का और एक सब्स्टिट्यूशन का, मतलब 2 मिस्टेक्स कर जाएंगे। एक एडिशन का है, जैसे कि आपने कोई नया वर्ड जोड़ दिया तो इसके लिए भी आपकी 1 नंबर कट जाएंगे। रिपीटेशन, जैसे ही इज़ अ बॉय है मैंने बोला तो आपने लिख दिया ही इज़ अ बॉय, 2 जगह लिख दिया तो आपकी एक मिस्टेक इसके कट जाएंगे। हाफ वर्ड, जैसे एक वर्ड है फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, अगर आपने टेक्नोलॉजी की जगह बस टेक्नो लिखा है तो आपकी एक मिस्टेक्स होंगे, कोई हाफ वाफ नहीं होगा। और जो लास्ट वाला है, अगर आपने किसी एब्रीवेशन की जगह पे आपने फुल फॉर्म लिख दिया है, जैसे UPSC की जगह पे आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिख दिया है तो आपके पूरे एक मिस्टेक कर देंगे, 2 मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि आपने एब्रीवेशन की जगह पे शायद एक ही कर देंगे। ठीक है, सॉरी। और हाफ मिस्टेक किस में कटेंगे, जितनी भी रॉन्ग स्पेलिंग्स है, रॉन्ग स्पेलिंग आप समझ रहे हैं ना, रॉन्ग स्पेलिंग इसकी कटेगी और दूसरे सिंगुलर प्लूरल की कटेगी। और आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एक बहुत कठिन सा वर्ड आ गया और आपको इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही और उसको मल्टीपल टाइम्स मतलब रिपीट किया गया होगा पूरे एग्जामिनेशन में, जैसे सबसे कठिन वाला ले लेते हैं कि कौन सा, जैसे अकोमोडेशन, मुझे अभी तक नहीं याद है। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग अगर आपको नहीं याद है और ये कई बार रिपीट हुआ है तो आपको, अगर आपने एक जगह गलत लिखा है तो आपकी बस वो एक ही जगह हाफ मिस्टेक काउंट होगी, या उसको बार बार काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो सबसे, क्योंकि मुझे स्पेलिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्पेलिंग्स याद होगी, आपको कैपिटल मतलब कौन से वर्ड्स कैपिटल होते हैं, कौन से स्मॉल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ये है मिस्टेक क्राइटेरिया। और मेरी तरफ से जो आपको मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली थी, तो सबसे पहली चीज़ कि आप अगर आप ग्रेड डी के लिए अटेम्प्ट मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आपको 800 वर्ड की जगह 1000 वर्ड एक बार में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका हाथ पेन करने लगता है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 की जगह आप 1200 वर्ड्स एक बार में प्रैक्टिस करिए।
दूसरी चीज़ है कि जैसे कि अगर आप कोई भी डिक्टेशन होता है, आप मतलब सर कैलाश चंद्रा के किसी भी वॉल्यूम्स आपको प्रैक्टिस करना होता है तो आप मतलब फ़ोन से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरी बात मानिए कि फ़ोन में देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको प्रिंट करवा के निकलवा सकते हैं। ये बहुत पर्सनल और सब्जेक्टिव चीज़ है। मुझे ये पर्सनली फ़ील हुआ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आँखें पेन होने लगती हैं। तो आप इसको प्रिंट निकलवा लीजिए। देखिए एग्ज़ाम आपको ये नौकरी देगी तो 60-70 रुपये नहीं बचाना चाहिए। आई नो बचाना चाहिए। मैं भी जहाँ पे सबसे सस्ता वाला होता था वहीं पे करवाती थी, तो आप भी देख लीजिए कि जहाँ पे सस्ता हो और थोड़ा छूट दें उनके यहाँ मतलब आप प्रिंट करवा लीजिए। तीसरी चीज़ है कि जितने भी वर्ड्स फ्रेजेस जितने भी हैं, ये फ्रेजियोग्राफी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और 15 मिनट की टाइपिंग रोज़ करिए। टाइपिंग अगर आप नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्पीड बन जाती है लेकिन आप पूरा का पूरा टाइप नहीं कर पाते हैं। और एक डिक्टेशन, एटलीस्ट 1 डिक्टेशन आप रोज़ टाइप कीजिए। आप रोज़ के रोज़ टाइप करेंगे। और हाँ, मेरे पास आपके लिए कुछ 2-3 PDFs हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पे यूज़ करती थी। अगर आपको वो सारी PDFs चाहिए तो मैं आज अपलोड कर दूँगी आप अपने टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन जॉइन दिस चैनल। ऐसे ही लिखना, कोई मतलब कोई कैपिटल कोई स्मॉल ऐसा नहीं है इसीलिए आपको नहीं मिलता है, जैसे दिया है ऐसे ही लिखिएगा तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती रहूँगी। आप जो क्वेश्चन आपका रहेगा आप पूछ लीजिए, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। और मुझे पता है कि ये वीडियो भी एज़ यूजुअल बहुत बड़ी बन चुकी है देखिए, लास्ट तक देखिए और आपको ये बहुत हेल्प करेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से आपके लिए 2026 के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ, जैसे कि जो बिगिनर्स को फॉलो करना चाहिए। के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत सारा हेल्पफुल लगा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक और लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय बाय।